वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हम आ चुके हैं सनली उर्फ़ा में। सबसे पहले मैं आपको इस शहर का व्यू दिखाता हूँ। देखें, शानली उर्फ़ा भी इसको कहा जाता है और सनली उर्फ़ा भी कह सकते हैं। ये टर्की का ऐसा शहर है जिसको प्रॉफिट्स का शहर कहा जाता है, पैगंबरों का शहर कहा जाता है। देखें आप, और एक ऐसा नज़ारा आता है जैसे कि हम तबूक में गए थे ना, तो तबूक भी बिल्कुल इसी तरह का था। ये बिल्डिंग्स, फिर वो पहाड़, फिर उसके पीछे भी बिल्डिंग्स हैं। ये खूबसूरत शहर टर्की का है और ये टर्की का फ्लैग लगा हुआ है। ये देखें आप, बिज़ी रोड, हाईवे। और इसके बारे में हम कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बताएंगे। हम इस्तांबुल से अब सनली उर्फ़ा में आ चुके हैं और ये पैगंबरों का शहर कहलाता है। अब आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इस्तांबुल से जो हमारा यहाँ पर सनली उर्फ़ा में आना हुआ, इस्तांबुल से सनली उर्फ़ा में हमारा आना क्यों हुआ, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सनली उर्फ़ा हम इसलिए आए हैं, जैसा कि इसका नाम है पैगंबरों का शहर, क्योंकि यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और वो जगह भी यहीं पर है जहाँ नमरूद ने तोपों के ज़रिए, जैसे उस ज़माने में गुलेल टाइप की तोप हुआ करती थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस जगह पर मिंजनीक लगा कर आग में डालने की तैयारी की गई थी, वो जगह भी यहीं पर है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो लकड़ियाँ और आग जलाई गई थी, वो जगह भी यहीं पर है। इसी के साथ साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के टाइम में जो तकरीबन 15 साल 18 साल जो गार में रहे, वो जगह भी यहीं पर है। और वो कुआं जिसके पानी से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा हासिल हुई, वो जगह भी यहीं पर है। और कहा जाता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बहुत सारे पैगंबरों का आना भी यहीं पर हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बड़े बड़े पैगंबर यहाँ पर रहे तो उनके रिश्तेदार और उनके मुताल्लिकीन और दीगर पैगंबर भी यहाँ पर ज़रूर आए होंगे, इसीलिए इसको पैगंबरों का शहर कहा जाता है। अब हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत इस्तांबुल से कहाँ शुरू हुई, वो हम आपसे शेयर ज़रूर करना चाहते हैं, ताकि इस तरह की दिक्कतें आप लोगों को ना हों। इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो मुफ्ती साहब बताएं उसके बारे में, तो क्या हुआ था असल में। जी, जैसे कि कहा जाता है ना कि अगला गिरा तो पिछला संभला। बिल्कुल, मुफ्ती साहब के जी में ये बात इसीलिए आई कि ये दिक्कत हमारे साथ आई, हम अगर इसको लोगों से शेयर कर दें तो हो सकता है कि बाद में कोई आए, उनको फ़ायदा हो जाए। देखिए, तुर्की के सफ़र में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ हुआ मुफ्ती साहब, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है जी, कि यहाँ की ज़बान तुर्किश जो है, ज़ाहिर है कि वो हमें कैसे आएगी। और अंग्रेज़ी भी बिल्कुल ना के बराबर है, इंग्लिश भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब हम इस्तांबुल से यहाँ आ रहे थे सनली उर्फ़ा के लिए, तो बोर्डिंग पास भी हमने ले लिया, हम बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे किसी भी एतबार से हम गफलत का शिकार नहीं थे। जो गेट नंबर था हम वहाँ पर बैठ गए, बल्कि हमने लाइन भी लगा ली। अब हुआ ये कि वहाँ अनाउंस हुआ जो हमें पता नहीं चला, कब हुआ, कैसे हुआ, किस लैंग्वेज में हुआ, कि भाई आपका गेट नंबर चेंज हो गया है। अब वो लाइन लगी थी तो हमने समझा कि भाई ये हमारी लाइन है हमें वो तुर्की ज़ुबान में शायद अनाउंस हुआ होगा, तो हमें पता ही नहीं चला। अब हम लाइन में खड़े हैं। अब इतनी लंबी लाइन है, लाइन क्रॉस करके भी आगे आएंगे तो पीछे वाले नाराज़ होंगे कि भाई लाइन क्यों तोड़ रहे हैं। अब जब हम बिल्कुल डेस्क पर पहुँचे और हमारा बोर्डिंग पास हमने पेश किया तो कहा कि क्लोज़, फिर कहने लगे गेट चेंज, गेट जो है वो तुम्हारा तब्दील हो चुका है तो ये प्रॉब्लम इसलिए हो गया सबसे बड़ा कि लैंग्वेज का मसला था। तो इससे हमें सबक ये मिला कि जैसे ही फ़्लाइट का टाइम हो जाए तो जाकर बार बार वहाँ उनके सर पर सवार हो जाए, ऐसा मुतमईन होकर लाइन में भी ना खड़े रहें। हालांकि हम पूरे तौर पर तैयार थे, किसी गफलत का शिकार नहीं थे। 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग बाज़ाब्ता लाइन में लगे रहे, लेकिन जब नंबर आया तो कहा कि तुम्हारी फ़्लाइट जा चुकी है। मतलब ये हुआ कि वो गेट चेंज हो गया था। तो अब ऐसे मौके देखो, सफ़र के बारे में कहा भी जाता है अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनन नार, कि सफ़र जो है वो जहन्नम का, नार का, आग का एक हिस्सा है। यानी सफ़र में मशक्क़त आती ही है, और सफ़र इंसान को ज़िंदगी के तजर्बात देता है, एक्सपीरियंस होते हैं। तो इन तजर्बात से हम चाहते हैं कि आप भी फ़ायदा उठाएं,
इसलिए ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। और फिर इसमें जो है ना अच्छा, वहाँ इतनी भीड़ थी, इतना शोर शराबा था, बाद में हमें पता चला अपने एक मुताल्लिक एक भाई से कि यहाँ जो है ना गेट चेंज बहुत होते हैं इस एयरपोर्ट पर। आप ये समझ लो कि मैं अभी एक स्क्रीन पर देख रहा था कि साहब हमारा गेट नंबर ए है, मैं दूसरी स्क्रीन पे आगे बढ़ा तो मैंने कहा लाओ इस स्क्रीन पर और देखूं, ऐसा तो नहीं है कि, तो वहाँ भी हो गया। और थोड़ा आगे बढ़े तो वो बोले 400 के बजाय अब आपको 200 हो गया, यानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर 3 बार गेट चेंज हुआ। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे, यहाँ से वहाँ भाग रहे। वो बोल रहे थे यहाँ आम है, गेट चेंज इस एयरपोर्ट पर बहुत होते हैं। और मैंने फिर वहाँ जाके काउंटर पर बात की टर्किश एयरलाइन वालों से, तो वो कहने लगे, मैंने बोला इंग्लिश में तो अनाउंस नहीं हुआ, तो बोले टर्की में तो हुआ था। तो मैंने बोला टर्की तो हम नहीं जानते। तो बोले ये तो आपका प्रॉब्लम है ना, आप टर्की नहीं जानते। तो मैंने कहा भाई टर्की हम नहीं जानते तो आपको भी तो इंग्लिश में अनाउंस करना चाहिए। और हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई गेट चेंज होता है तो बार बार वो लेडी आती है कि या कोई मेल आए या फीमेल आए, बार बार बोलते हैं कि ये फ़्लाइट वाले तो नहीं है, बाकी अभी भी बार बार अनाउंस करते हैं, ना कोई आता है ना कोई बताता है। तो इसीलिए बड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ऐसे अकेले नहीं थे, और भी हम बहुत सारे लोग थे। किसी को बाद में पता चल रहा है कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है। फिर क्या हुआ कि वो जब कैंसिल हो गई तो बहरहाल कोई रिफ़ंड वगैरह तो नहीं था। फिर उसके बाद दोबारा हमने फ़ौरन दूसरी फ़्लाइट के लिए टिकट लिया और फिर हम सनली उर्फ़ा तकरीबन रात के 12 बजे पहुँचे। तो एक सबक गोया ये मिला कि जो बोर्डिंग पास पर गेट नंबर लिखा हुआ है सिर्फ उसी पर एतमाद करके रुक न जाएं, बार बार स्क्रीन भी चेक करते रहें। ये भी एक सबक मिला कि स्क्रीन चेक करते रहना चाहिए। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है, वो तो हमारे मेज़बान पर असल में मुफ्ती साहब स्क्रीन पर भी जो है ना वो 2-3 बार चेंज होता है। हाँ। ऐसा है आप स्क्रीन पर देखोगे, मुतमईन हो गए, फिर आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद फिर चेंज हो जाएगा। तो ये डोमेस्टिक फ़्लाइट में यहाँ टर्की के अंदर बहुत होता है। अब आप अंदाज़ा करो जी मुफ्ती साहब क्या। मैं ये कह रहा था कि फिर हमने, ये तो हमारे मेज़बान का करम हो गया कि उन्होंने फ़ौरन अरेंजमेंट कर दिया, तरतीब बना दी। तो ताज्जुब की बात यह है कि फिर हमने जो दूसरी फ़्लाइट ली ना उसमें भी गेट चेंज 3 बार चेंज हो, तीसरी उसमें बार भी 2 से 3 बार गेट चेंज हो गया। तो बहरहाल फिर जो है ना बहुत मशक्क़तें उठानी पड़ी, 5 घंटे तकरीबन एयरपोर्ट पर लगे और यहाँ से वहाँ जाना, फिर लगेज भी हमारा रह गया था, फिर उसको लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह के फजल करम से 12 बजे हम यहाँ सनली उर्फ़ा में पहुँचे और हमने बहुत सारी चीज़ों की ज़ियारत अब करनी है। और अगर आप टर्की आ रहे हैं ना तो सनली उर्फ़ा ज़रूर आइए। चले मैं अब आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा व्यू दे के दिखावा का। यहाँ से थोड़ी और दूर एक इलाक़ा है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मुबारक मज़ार भी है, वो भी हम इंशाअल्लाह आज देखेंगे। और इस वक्त हम जो होटल में हैं वो नेवाली होटल है। और ये देखें आप, ये अच्छा खासा गर्म इलाक़ा है जहाँ पर हम हैं। सनली उर्फ़ा आ चुके हैं और यहाँ से अब हम आपको वीडियोज़ देंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह, पैगम्बरों की जितने भी मकामात हैं यहाँ पर, सिर्फ़ उन्हीं को देखने के लिए हम आए हैं। लोग कह रहे हैं अरे भाई आप उस्मान गाज़ी और अर्तगल गाज़ी के मज़ार पर क्यों नहीं जा रहे, हानली बाज़ार क्यों नहीं जा रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे लिए पैगंबरों के जो मकामात हैं ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।